नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश करना है। विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि पेपर हल करने के लिए एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का और ये पूरा पेपर आपके 50 अंकों का रहने वाला है। तो लेट्स गो स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका जो सही विकल्प होगा उसका आपको चयन करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि समीकरण x-2 = 7 का हल है। आपके पास एक छोटा सा समीकरण है, समीकरण है x-2 बराबर में है आपके 7। इसमें आपको हल करना है, मतलब x का मान बताना है। तो x का मान हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पर x को हम यहीं पर रख देते हैं। ये माइनस का जो 2 है इसको पक्षांतरण कर देते बराबर के उस साइड में। तो बराबर का तो बराबर रहेगा, ऑलरेडी उधर 7 है। ये माइनस का 2 उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, इसको हल करते हैं। 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x की आपकी वैल्यू कितनी आ रही? 9 आ रही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? स ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। चार भुजाओं से जो बनी बंद आकृति होती है एक समतल स्थान पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। और तीन भुजाओं से बनी जो बंद आकृति होती है समतल स्थान पर, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि वृत्त का जो केंद्र होता है उसका पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन रहने वाला है हमारे। 100 का वर्गमूल है। जो ये 100 लिखे हुए हैं, इस 100 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड करके आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। वैसे आपको 20 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। उसके बाद मान होगा 8 की घात 3, मतलब 8 का आपको घन ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, 8 का घन होता है 512। ऑप्शन नंबर जो द है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी संख्या हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको ए का घन ज्ञात करना है तो ए को आप क्या करोगे? 3 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे। कितनी बार? 3 बार। फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके ए का घन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 8 का घन हमें ज्ञात करना है तो 8 को गुणा 3 बार करेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 को 3 से नहीं, 8 को 3 बार गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। 7x 10x 12x का योग होगा। इसका योग मतलब इसका आपको टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने हैं? 7x 10x और हैं 12x। इनका योग ज्ञात करना है, टोटल करना है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनके पीछे जो सर राशि होती है वो समान होनी चाहिए। उसकी घातें समान है तो ही वो आपस में जुड़ते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ते। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी में सर राशि x है और इन सभी की घात भी सेम है, मतलब एक एक है। इसी कारण से ये जुड़ेगी। यदि इनमें कोई भी एक सर राशि की घात 2 होती तो फिर वो उनमें नहीं जुड़ती। तो यहाँ पर इनकी टोटल हम करते तो ये होते हैं हमारे 7 10 17 और 12 19, सॉरी 29। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 29x। कितना हो जाएगा? 29x। ऑप्शन नंबर ओ है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 6x+1 वर्ग है। आपको 6x+1 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी सरसमी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? यहाँ पर हम लिखते हैं सरसमीका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आपने पढ़ी होगी a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। इसका क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये इस प्रकार से इसका सॉल्व होता है। यहाँ पर हम देखते हैं 6x+1 का वर्ग ज्ञात करना, मतलब ये इस प्रकार से है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x+1, इसका वर्ग ज्ञात करना है, मतलब सेम ही तो है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ए क्या है?
ए बराबर हमारे 6x रहेगा और बी बराबर हमारे रहेगा 1। ये इतना हमें समझ में आ गया है। तो यहाँ ए के स्थान पर तो हम कितना लिखेंगे, 6x लिखेंगे और बी के स्थान पर 1 लिखते हुए इसका मान हम यहाँ रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो ए के स्थान पर मैं लिखूंगा 6x। अब ए का स्क्वायर है तो 6x का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस 2 के मैं 2 ही लिखूंगा, इंटू पॉइंट का मतलब इंटू समझना, ए का मतलब मैं लिखूंगा 6x क्योंकि ए मेरा 6x है, इंटू बी का मतलब है हमारे 1 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस बी का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रहेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। प्लस में हम देखते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 6x इंटू 1, तो 2 6 से गुणा करके तो 12 बन जाएगा और 12 1 से गुणा करेगा तो भी 12 रहेगा और x का रह जाएगा हमारे x प्लस यहाँ पर हमारे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर में क्या मिला है, 36x स्क्वायर प्लस 12x और उसके बाद में हमें मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है ना, 1 मिल रहा है। तो ऐसा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं अ में है नहीं, ब में भी है नहीं क्योंकि ब में यहाँ लास्ट में y लिखा हुआ है और स के अंदर भी हमारे लास्ट में y लिखा गया है और वैसे ब तो गलत ही है और तो इसमें कोई राइट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे, हम द ऑप्शन को राइट करेंगे, कोई नहीं, ठीक है। वैसे आपको मैंने ये तरीका समझा दिया, इस प्रकार से सॉल्व होता है। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर है 8। 12x 37 सार्वक गुणनखंड है। सार्वक गुणनखंड का मतलब है उसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपको इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है 12 और 37 का। तो एक पद तो आपका ये है, दूसरा पद ये है, इनमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी, एक या दो भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 12x में भी भाग पूरा पूरा जाए और 37 में भी भाग पूरा पूरा जाए। मतलब बोले तो इसका आपको निकालना है मसब। क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है, लसब नहीं मसब। तो हम क्या करते हैं, 12 और 37 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड आप करते हो तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखते हैं आगे हमारे होता है 2 इंटू 2, पहले भाग गया हमारे 2 का 6 आ गया और फिर 2 का फिर आ जाएगा हमारे 3, ठीक है। इसके ये आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड। और 36 के देखते हैं तो 36 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें मसब ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है उनको ही हम निकालते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को निकाला, वापिस से 2 कॉमन है, वापिस से 2 को निकाला, फिर 3 कॉमन है तो 3 को निकाला और ये वाला 3 कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलो या सार्वक गुणनखंड बोलो, एक ही बात है, या फिर मसक बोलो। तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड रहने वाला है, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 और इन सभी का जो होल घात है वो है आपके 0। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की यदि घात 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 3 4 5 इसकी भी तो घात है तो इनकी तो वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर तो इनकी घात 2 है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, इन 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इन सभी को आप जोड़ दोगे, जोड़ोगे जो भी आपको आंसर मिलेगा तो उस आंसर की घात कितनी आ रही है, 0, है ना। कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो फिर आपके क्या मतलब निकला कि इस पूरे के अंदर जितनी भी संख्या है, चाहे 2 है 4 है या 10 है या 50 है, उनकी घातें कितनी भी हो लेकिन उन सभी की घात तो 0 है। मतलब इस पूरे का वैल्यू तो आपके क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 का घातांक रूप है, मतलब इनको घातों में लिखना है। तो विद्यार्थियों एक आपको पॉइंट याद होगा, आपने घात और घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब हमारे आधार सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं तो इनकी घातें होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं।
इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो यह घातें जुड़ गई 3 हो गई। जब गुणा होता है और आधार सेम होता है, यहाँ 3/4 3/4 3/4 तीनों में आधार सेम है, इनकी घात कितनी है दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि घात नहीं है, तो इसकी घात तो है कितनी, 1 1 है, क्योंकि ये 1 1 बार है, तो इनकी घात आपके जुड़ के कितनी हो जाएगी, 3/4 की घात हो जाएगी हमारे 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का, 8x² + 2x व 4x + 2 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका हम योग ज्ञात करते हैं, 8x² + 2x, ये पहले वाला जो हमारा दिया गया बीजीय व्यंजक था वो लिखा है। ठीक है। अब दूसरे वाले को लिखते हैं इसके नीचे, क्योंकि लिखना है, जोड़ना है। तो आपको ध्यान रखना है, जातीय पद में जुड़ता है, विजातीय पद नहीं जुड़ेगा। तो 4x है, ये x वाले पद के नीचे लिखा जाएगा, तो x वाला ये है, इनके नीचे लिखेंगे इनको 4x। और ये दो असर राशि है, तो असर राशि के नीचे लिखेंगे, इनमें कोई असर राशि नहीं है तो साइड में लिखा जाएगा, साइड में लिख दिया। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 8x² + 2x और 4x, कितने x हो गए, 6x हो गए। ठीक है। x को पेन से समझ सकते हैं, 2 पेन और 4 पेन, कितने पेन हो गए, 6 पेन हो गए, +2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस रिक्त स्थान में भरने के लिए। नेक्स्ट है हमारे सम संख्याओं के घन सम संख्या होता है। विद्यार्थियों, सम संख्या का घन सम संख्या होता है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है, और सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, और सम संख्या का विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या का वर्ग होता है, वो भी आपके कितना क्या होता है, विषम संख्या होता है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में है 5वां क्वेश्चन दूसरे का, 21 की घात 2 - 20 की घात 2, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो 21 का जो वर्ग आप ज्ञात करो, तो 21 का वर्ग आपके होता है 441, माइनस करना है आपको 20 का वर्ग जो होता है 400, तो आपको कितना मिलेगा, 41 मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा 41। ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट है, इसलिए शॉर्टकट रूप से सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ पर हमारे एक सरसमी का यूज होती है, a² - b² वाली। नेक्स्ट हमारे हैं दूसरे का 6वां क्वेश्चन, एक घटना की प्रायिकता खाली जगह घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। तो एक घटना की प्रायिकता उसके हर के अनुसार होती है। ठीक है। एक जो घटना होती है, जैसे मान लो एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता रहेगी, वो क्या होगी, 1/2। तो उसके हर के अनुसार अंश जो होगा वो आपके होगा, घटना बनाने वाला परिणाम है वो अंश में लिखा जाता है, और वो किसके अनुसार होता है, हर के अनुसार होता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, -2 से बड़ी प्रीमिय संख्या, -2 से बड़ी प्रीमिय संख्या क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा भी हैं संख्या, तो काफ़ी हैं, 0 भी हैं, वो -2 से बड़ा है। नेक्स्ट है, लेकिन इसने यही बोला है कि -2 से बड़ी प्रीमिय संख्या, तो -2 से बड़ी प्रीमिय संख्या -1 है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जितनी छोटी है वो उतनी बड़ी होती है। -2 से 0 है ना, वो बड़ा है, -1 से भी 0 बड़ा है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, 3/8 × 1 = 1 × खाली जगह बराबर 3/8। यहाँ पर 3/8 को 1 से गुणा किया। ठीक है। इसके बराबर ही रहेगा कि 1 को किससे गुणा करें कि बराबर में 3/8 आए, तो उसी संख्या से, तो 1 को हम किससे गुणा करते हैं, 3/8 से। ठीक है। ये इसका गुणात्मक का तत्समक है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है किसी भी संख्या का, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर कोई असर उस क्वेश्चन के आंसर पर नहीं पड़ता है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उपयुक्त चयन पर राइट का चिन्ह लगाना है आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रीमिय संख्या p/q के रूप में होती है और q ≠ 0, यानी प्रीमिय संख्या होती है वो p/q की फॉर्म में होती है, और वहाँ पर q के बराबर में 0 नहीं होता, तो ये बात तो इसकी सत्य है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। भाई ऐसे कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, लेकिन ऐसा तो है किसका, 2 का है। इसके अलावा और भी संख्या है, 18 का वगैरह है, तो यहाँ पर ये बात इसकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, -5x व 5x का योगफल 10x होता है। तो यहाँ पर जोड़ के पता करते हैं, 5x और -5x, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है। जोड़ रहे हैं, तो 5x एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो ये तो आपस में माइनस होगा,
तो माइनस हुआ तो 5 में से 5x गए, पीछे क्या रह गया, 0 रह गया। तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी, असत्य होगी। दोनों ही धनात्मक होते हैं या दोनों ही ऋणात्मक होते तो इनका योग होता, दोनों ऋणात्मक होते तो माइनस का 10x होता, दोनों धनात्मक होते तो प्लस का 10x होता। लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसका मतलब तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, x+7 और y-5 का गुणनफल। यहाँ पर ये दिया गया एक संख्या है तो इसका पता करते भाई। तो यहाँ पर इसका पता कर लेते हैं, x+7 इनको गुणा हमें करना है किससे, y-5 से, या फिर y-5 को x+7 से गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी दो कोष्टक होते हैं यानी द्विपदीय से मल्टीप्लाई करता है तो प्रथम पद इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड पद है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आंसर हमें प्राप्त मिलता है, y को x से तो ये xy हो गया, और फिर y को 7 से तो ये प्लस का 7y हो गया। उसी प्रकार से अब की बार हम इसको -5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इससे x+7 से। तो -5 x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -5x, यहाँ पर नहीं, मैं इसको साइड में यहाँ लिख देता हूँ, -5x। और उसके बाद में -5 7 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -7×5 हो जाएगा। अब जातीय पद है वो जुड़ेंगे, xy तो इसमें नीचे वाले में तो है नहीं, 7y वाला भी इस नीचे वाले में है नहीं, तो मतलब ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, xy है, -5x है, -7y भी है, -7y नहीं, 7y तो प्लस का आ रहा है, ठीक है, -35। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी मिस्टेक आ रही है, ओनली 4 मिस्टेक आ रही है इस वाले सिंबल प्लस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5वां, विस्तार से समझाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। जब मैंने पहले भी आपको बता रखा है, यदि आधार सेम है और घातें सेम है या अलग हैं तो घातें आपस में जुड़ेगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का आपको मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या है, आगे देखते हैं सवाल इस प्रकार से ये दिया गया है, 5m और 5⁻³ बराबर 5⁵5। तो यहाँ पर एक मैं सूत्र आपको समझाता हूँ कि जब आधार होते हैं हमारे सेम, आधार होते हैं सेम और भाग होता है तो घातें, मान लो इसकी घात m है, इसकी घात n है, तो घातें आपस में माइनस करती है, तो a की घात क्या होती है, m - n होती है। ये हमारे घात और घातांकीय जो चैप्टर है 7वां 8वां उसके अनुसार रहेगा, नियम उसका इस फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे m कौन है और n कौन है और m - n कौन है, ये पता करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों, तो m बराबर तो हमारे m ही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात तो m ही है और नीचे वाले की घात होती है वो n होती है। तो n बराबर हमारे क्या है, n बराबर -3 है, और ये हमारे m - n है। तो m - n कौन है हमारे, m - n है हमारे 5। तो इसके अनुसार ये घातें तो क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं m, जो ये वाला हमारे m है, इसके अंदर से माइनस करते हैं इस सूत्र के अनुसार m - n, यानी ये वाला ये, ठीक है। इस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को, m का m है -n, तो ये m हमारा क्या है, -3 है, तो ये वाला माइनस लगाए, और n तो हमारे ऑलरेडी -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, बराबर हम कितना लिखेंगे, 5, जो कौन है, m - n ही है, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है। लेकिन हमें किसकी, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m को यहीं पर छोड़ते, बाकी वाले को पक्षांतरण करते हैं। m को यहीं पर छोड़ दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर m की आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक पदी युग्म है और इसका गुणनफल ज्ञात करना, मतलब गुणा करना है। तो एक पदी से ही गुणा करते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर असल राशि हमारे 3 है, तो ये पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, 4 को 3 से गुणा करते तो ये आता है 12, एक प्लस है एक माइनस है तो ये माइनस आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर p की घात 3 है और यहाँ पर p की घात 1 है, तो जब भी गुणा करते हैं, क्योंकि इसने गुणा करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, गुणा करते हैं
और आधार सेम होते तो घातें जुड़ती, तो p की घात 3 और p की घात 1 कितनी हो जाएगी, p की घात 4 हो जाएगी। ये पहले वाला हो गया। सेकंड वाला हमारे क्या कह रहा है, तो यह माइनस ये प्लस, तो ये तो आंसर तो माइनस में आएगा। 4 7 से गुणा करेगा तो कितना हुआ, 4 7 28 हो जाएगा, 28। p और यहाँ है p की, तो p की तो घात जुड़ के हो जाएगी p की घात 2, क्योंकि इनका आधार तो सेम है, ठीक है। और घातें अलग हैं या सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन q तो अकेला ही है, तो q अकेला रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन हमारे ये वाला है। तो यहाँ 4 और इधर गणित की कोई संख्या है नहीं, असर राशि है नहीं, तो मतलब नहीं है, इसका मतलब 1 होती है, ठीक है। तो 4 1 से गुणा करके तो 4 बनाएगा, सीधी सी बात है। और p q से गुणा करके क्या बनाएगा, p और q। घातें सेम होती, सॉरी आधार सेम होते तो घातें जुड़ती, आधार ही अलग अलग है तो फिर वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है 6। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 इंटू 6 कोष्टक बंद इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ये 2 अंक का सवाल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संख्या 1/3 1/3 सेम एक 4/3 4/3 संख्या तो सेम टू सेम है, संख्या तो सेम टू सेम है, लेकिन कोष्टक को बदला गया है, मतलब हल करने के तरीके को। कोई विद्यार्थी इस पहले वाले मतलब इस लास्ट वाला दोनों को हल करेगा, और कोई विद्यार्थी इन पहले 2 वाले हैं इनको हल करेगा, है ना। तो हल करने का तरीका बदला है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म आता है, ये गुणन के अंतर्गत आता है। गुणा हो रहा है तो हम लिखेंगे गुणन में साहस्र्यता का गुणधर्म है, साहस्र्यता, साहस्र्यता या साहस्र्य का गुण, ठीक है, गुणधर्म से, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे, मतलब इसका मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, a इंटू बी इंटू सी ऐसे होता है। तो बराबर में भी मान लो ये कि यही है ए इंटू बी इंटू सी। तो ये वाला कोष्टक यहाँ है और दूसरी बार कोष्टक पीछे की ओर जाता है, तो मतलब ये कौन सा होता है, हमारे साहस्र्य गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 7वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो ये तो काम तो टेढ़ा है, करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3m बराबर 5m माइनस 8/5। आप चाहो तो ये 5m उस साइड में है ना, तो इसको पक्षांतरण करके पहले इस साइड में ला सकते हो। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हो, तो यदि आपको कोई समीकरण मिल रहा है और उसमें एक संख्या भिन्न में आपको नजर आती है, तो क्या करना है, पहले उन दोनों को आपको एक व्यवस्थित रूप से सॉल्व कर देना है, मतलब उसका वज्र गुणा कर देना है। तो मान लेते हैं कि इसके बट्टे में 1 है, इसके भी बट्टे में 1 मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है, किससे, इनके लसप से। 1 और 5 का लसप आता है 5, तो 5 को इन सभी से हम गुणा कर देते हैं। प्रथम पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइडों को, ठीक है। तो 5 को हम गुणा करते हैं 3m से, इसके बट्टे में 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बराबर में 5 को गुणा करेंगे हम 5m से, और वापिस 5 को गुणा करेंगे हम माइनस के, सॉरी 8/5 से, माइनस हमने बाहर निकाल लिया है। इस प्रकार से ये लिख देंगे ताकि ये हर है वो अपने आप कट जाएगा। यहाँ पर 5 दिया, 15m हो गया, बराबर 25m हो गया। यहाँ पर ये 5 से 5 कट गया, बस आ गया -8। अब ये एक सरल रेखीय समीकरण हो गया है, भिन्न में नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सर राशि को सर राशि की तरफ और असर राशि को अलग करते हैं। तो यहाँ 15m 25m प्लस का इधर आया तो माइनस का 25m हो जाएगा आपके, बराबर में आपके रह जाएगा -8। अब यहाँ पर हम 15m में से 25m घटाते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक बाकी होती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ रह जाएगा हमारे 10m, बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस में रहेगा, और बराबर में है आपके -8। आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए ओनली को m का मान। तो m को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में ऑलरेडी -8 है, यहाँ लिखता हूँ मैं -8 है। ये 10 -10 गुणा कर रहा है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा -10 ऐसे। अब इसको काट के छोटा करते हैं तो आपके माइनस से माइनस कट के हो गया प्लस,
और यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है आपके 4 बार और इसमें जा रहा है 5 बार। इसका आंसर आ गया आपके 4/5। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने का मतलब ये है कि जहाँ m है वहाँ पर आपको 4/5 लिखना है। तो यहाँ पर 3 का मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ लिखेंगे हम जांच। ठीक है, जांच एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा जांच। 3 m के स्थान पर हम लिखेंगे कितना, मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, उसके बाद में बराबर 5 इंटू m के स्थान पर लिखेंगे हम 4/5 माइनस 8/5। दोनों साइड इक्वल आती हैं तो हमारा ये जो सॉल्व किया है वो सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते तो ये होते हैं, 3 को 4 से गुणा करते तो 4 3 12, 12/5 आ रहा है इनका आंसर। और इनका देखते हैं, यहाँ पर ये 5 से 5 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ कैंसिल नहीं करो तो एक बार ऐसे ही रखो, क्योंकि आगे जाकर आपको वापस से बाकी करनी पड़ेगी। तो काटना नहीं, गुणा ही कर देते हैं। 5 को 4 से गुणा करते 5 चौके 20 हो गया, बट्टे में हमारे 5 है, माइनस है 8/5। अब यहाँ पर ये बाकी हो रही तो बाकी को हमें हल करना पड़ेगा। जब हर समान होते हैं तो लसअप में आपको वही हर मिलता है और अंश सेम टू सेम लिखी जाती है। 20-8 बराबर में 20-8 यानी कितना हुआ, 12/5। आपके देखो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। तो आपके दोनों साइडें बराबर हो गई, मतलब आपका उत्तर है वो सही है। तो ये हमेशा इक्वल आने चाहिए अंत में जांच करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 8वां क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हो गई यदि एक बाहु कोण की माप 24 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सूत्र यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है और कुछ बातें मैं बताता हूँ वो भी आपको याद रखनी है कि कोई भी आकृति है उसके बाहु कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है, 360। तो यदि आपको प्रत्येक बाहु कोण ज्ञात करना है तो एक सूत्र हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रत्येक बाहु कोण समबाहुभुज है तो, ठीक है, प्रत्येक बाहु कोण इज इक्वल टू होता है हमारे 360 डिग्री अपॉन n, यानी भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब प्रत्येक बाहु कोण तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24, क्योंकि दे रखा है, इसी कारण से डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n। हमें किसका मान चाहिए, हमें n का मान चाहिए, तो n को यहीं पर रख दो, बाकी वाले को पक्षांतरण कर दो वज्र गुणा करके या n लसअप लेके, जैसा भी आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का लसअप हमारे कितना आता है, n आता है, यहाँ इसके बट्टे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 को n से गुणा करते तो ये होता है आपके 24n, सॉरी 24n बराबर में 360, इधर बट्टे में क्या 1 है तो इससे गुणा करेगा कितना आएगा, 360 ही आएगा। यहाँ पर डिग्री है, हमें m का मान चाहिए तो m को यहीं पर, सॉरी 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 n का मान चाहिए, n का मान चाहिए तो n को यहीं पर रख दो, n को यहीं रख दो और बाकी वाले को कर दो पक्षांतरण। ऑलरेडी ये 360 डिग्री बटे में आपके आ जाएगा 24 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 24 डिग्री, यहाँ है हमारे n। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं तो दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है, जब तक कटता है काटते जाएंगे। इसमें 2 का भाग जाता है आपके 180 बार और डिग्री से डिग्री मान लो कट गया है और 24 में जाएगा 12 बार। अभी भी दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है, किसका, आप बड़ी संख्या का दे दो तो भी चलता है, 6 का दे दो तो भी चलता है। तो 6 का भाग इसमें जाता है 7 या 18 30 बार और 6 दूनी 12 इसमें जाता है 2 बार, है ना। अब 2 से 30 पूरा पूरा कटता है, 2 का भाग 30 में पूरी पूरी बार जाता है, कितनी बार, 15 बार। तो आपके n भुजाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सही हल करने का तरीका ये है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 360/24 ऐसा लिख के डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन विधि इसकी ये है। आगे 9वां क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। प्राप्त होने वाले जो परिणाम है उनको लिखना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, तो पहले हम यहाँ लिख देते परिणाम, यहाँ लिखते हैं प्राप्त परिणाम। आपको परिणाम क्या क्या प्राप्त होने वाले हैं, तो एक पासा होता है उसके ऊपर परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 व 6।
ये परिणाम होते हैं। इसने बोला है 5 से बड़ी एक संख्या, तो पहले का हल हम लिखते हैं 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी होगी बताइए मुझे। एक ही है, कौन है, से। तो प्राप्त परिणाम आपको से मिलेगा। ठीक है, ये 5 से बड़ी एक संख्या आपको से है, जो एक परिणाम है। ठीक है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात नहीं करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी होती तो आप देखते परिणाम कितने आ रहे, से कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। हाँ? कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम से है, तो इसकी प्रायिकता होती है आपकी 1/6, क्योंकि एक ही परिणाम है। लेकिन इसने बोला कि प्राप्त आने वाले परिणामों को लिखे, तो प्राप्त आने वाला परिणाम हमारा 5 से बड़ा है, वो केवल एक ही परिणाम है, कौन से। उसके बाद में दूसरा एक अभाज्य संख्या, तो पहले हम अभाज्य संख्या को लिखते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है बताओ, जिसमें केवल खुद का और एक का ही भाग जाता है, वो होती है भाज्य संख्या। तो हमारे हो जाएगी 2, 3 व 5, ये हमारे दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है वो न तो भाज्य है न अभाज्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसकी यदि प्रायिकता ज्ञात करते तो परिणाम कितने आ रहे, 3 परिणाम आ रहे। कुल परिणाम कितने हैं, से। तो 3/से काट के छोटा किया तो ये हो गया 1/2। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे 10वां क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना ये है कि बार बार घटाने वाली जो विधि है, उसमें हमेशा विषम संख्या घटाई जाती है। जो भी संख्या हमारी दी जाती है ना, दी हुई होती है, उसमें से हमेशा विषम संख्या घटानी होती है। और पहले मान लो 1 घटाया तो फिर 3, फिर 5, ऐसे एक क्रम में घटाना होता है। तो मैं 100 का निकाल कर दिखाता हूँ, 169 का आप खुद निकाल लोगे। तो हम क्रिया करते हैं, स्टार्ट। 100 - 1 हमेशा विषम संख्या घटाई जाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस विधि में हमेशा विषम संख्या को घटाया जाता है, वो भी एक क्रम से। तो 100 - 1 कितना होता है, 99 होता है। ये हो गया 99, एक बार हमने ये काम किया। उसके बाद में 99 में से हम विषम संख्या एक से बड़ी कौन सी है, 3, तो 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 96 आएगा। अब 96 में से हम किसको घटाएंगे, 3 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। तो 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब 91 में से हम कितना घटाएंगे, 5 से बड़ी विषम संख्या 7 आती है। तो बताओ कितना रहेगा पीछे, 84, 84 रह जाएगा। हाँ, हाँ विद्यार्थी, मैं चेक कर रहा हूँ कि आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 91 में से कितना घटाया है, 7 को घटाया तो 84 आ गई। अब 84 में से हम कितना घटाएंगे, 7 से बड़ी विषम संख्या 9 को घटाएंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 84 में से यदि हम 9 घटाते तो हमें मिलते हैं 75। अब 75 में से हम कितने को घटाएंगे, 9 से बड़ी संख्या विषम संख्या 11, तो 11 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 64 मिलेगा। अब 64 में से हम किसको घटाएंगे, 64 में से घटाएंगे हम 13 को, 13 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है 51। अब हम 51 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिलता है 10 में से 5, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर हमारे 4 में से 1 गया 3, 36। उसके बाद में हमें 36 में से किसको घटाना है, 36 में से हमें घटाना है 17 को। तो 17 को घटाते पीछे कितना बचता है, 16 में से 7 गए तो हमारे ये हो गए 9, और यहाँ पर हमारे 2 में से 1 गया तो पीछे बचा 1, 19। अब यहाँ पर रह गया 19, और 19 में से किसको घटाना है, 19 को घटाना है।
19 में से 19 क्या 0। ये प्रक्रिया आपको इसी प्रकार से करनी है, जब अंत में जाकर 0 आता है तब जाके रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, ये काम आपने घटाने वाला कितनी बार किया है ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार काम किया है, तो इसका वर्गमूल आपके हो जाएगा 10। तो यहाँ पर यह संख्या लिखोगे अंडर 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो इसी विधि से आप 169 का भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे 11। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। आपके एक वर्ग दिया गया है, या हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो एक वर्ग दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल है 441, तो आपको ज्ञात करनी है इसकी भुजा। इसकी भुजा को हम n मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो इसमें दिया हुआ है कितना 441। भुजा हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर। हमें तो ओनली फॉर भुजा ज्ञात करनी है, तो इस भुजा को हम यहीं पर रखते हैं। बराबर में हमारे 441 है, ये भुजा बराबर में 441 है। ये दो मतलब इसकी घात 2 है, इसको इस साइड में भेजते हैं तो ये इस प्रकार से अंडररूट में आ जाता है। या फिर ये कर लो कि यहाँ पर इसकी घात 2 है तो इसके भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो और दो दो के जोड़े बनाओ। ठीक है, एक ही बात है। तो 441 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, भुजा बराबर 441 के अभाज्य गुणनखंड करते तो क्या आते हैं देखते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम पहले हल कर चुके हैं एक पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर 441, 4 4 8 और 1 9, मतलब 3 का भाग इसमें जा रहा है। 3 का भाग गया एक बार, और फिर 14 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, और 7 हाँ फिर हो गया 7, 7 तिया 21, और 7 अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है 147, क्योंकि इसका टोटल हो रहा है वो 3 से विभाजित है। 7 4 1 यानी 12। अब इसमें कितनी बार जाता है, तो पहले तो गया 4 बार, फिर 2 बसा तो गया 9 बार। अब जाएगा 7 का, अब जाता है हमारे 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बना ये जोड़ा बना, मतलब 3 इंटू 7, तो 7 तिया कितना होता है 21 होता है। ठीक है, एक रिक्त स्थान वाले सवाल में हमने इसको हल कर रखा है। तो आपकी भुजा कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी उस वर्ग की भुजा। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना एक का करवा देते हैं, बाकी का आप समझ जाओगे। ये बड़ा वाला मैं ले लेता हूँ 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दोगे 512 में तो कितनी बार जाएगा, आप अलग से भाग देकर भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे भाग जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 5 बार, और फिर जाएगा हमारे 6 बार, 256 बार। वापिस से 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार 2 बार और 8 बार। वापिस से 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 64 बार, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे जाएगा 8, और फिर 2 का भाग दे रहे हैं भाग जाएगा हमारे 4 बार। यार इतना क्या बड़ा भाग जा हो रहा है। हाँ, अब वापस से 2 का भाग दिया गया 2 बार, 2 का भाग दिया गया 1 बार। अब इसके हम यहाँ पर फैक्टर लिख देंगे। 512 के फैक्टर हमें मिले हैं, क्या मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, कुल 9 बार मिले हैं। 3 3 के हम जोड़े बढ़ाएंगे, यानी 3 बार सेम संख्या आएगी तो उसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके जोड़े का मतलब ये होता है। यहाँ पर 2 3 बार आया तो हमने 1 बार लिखा मल्टीप्लाई, 2 वापस से 3 बार आया 1 बार लिखा, 2 वापस से 3 बार आया 1 बार लिखा। ठीक है, इसी प्रकार 3 बार आया तो लिखना है, 3 बार नहीं आया तो नहीं लिखना। तो यहाँ पर हमने जोड़े बना दिए, क्योंकि हम घनमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 3 3 के जोड़े बनते, वर्गमूल ज्ञात करते तो 2 2 के जोड़े बनते। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बताइए 500
12 का घनमूल कितना हो जाएगा, घनमूल ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से अंडर और यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखना है, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 66 का भी ज्ञात कर सकते हो जो होता है 4। उसके बाद में सारणी पूरी करनी है आपको। यहाँ पर प्रथम व्यंजक दिया गया, द्वितीय व्यंजक दिया गया, यहाँ पर गुणनफल। गुणनफल या पहले वाले को करते हैं तो यहाँ पर 3 पद हैं तो ये ए इन तीनों से गुणा करेगा, ए बी से गुणा करेगा तो या ए बी बन जाएगा, फिर प्लस क्योंकि प्लस है सभी, ए सी से गुणा करेगा तो ये ए सी बनेगा, उसके बाद में ए डी से गुणा करेगा तो ए डी बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 3 पद है लेकिन यहाँ पर 1 पद है तो इस 5xy को इससे गुणा करवाते तो 5 को इससे गुणा करते तो ये 5 का तो 5 रहेगा, x की घात जुड़कर x की घात 2 बन जाएगी और y का y रहेगा। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 इन से गुणा करेगा तो 5 का 5, x का x और y की घात यहाँ 1 है और एक ये y की घात हो जाएगी 2। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है लेकिन ये माइनस है, 5 पंजे 25 हो रहा है और एक्स वाई का एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये करना है। यहाँ पर p को इन से गुणा करवाना, यहाँ ए बी सी को इससे गुणा करवाना तो यहाँ ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको करना है, ये 1 पद है ये 2 पद है तो 4p² को इससे गुणा करोगे तो 4 का 4, p की घात 4 हो जाएगी और q की घात 2 रहेगी। उसके बाद में यहाँ आपके 4 का 4 रहेगा, p² और q की घात 4 हो जाएगी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता करना है तो हम एक को ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे को आप ज्ञात कर लोगे क्योंकि विधि तो सेम ही रहती है। तो यहाँ पर 2 kg चीनी का दिया गया है कितना, हम यहाँ लिखते हैं 2 kg चीनी के लिए क्रिस्टल कितना दिया गया, 9 × 10 की घात 6 ऐसे दिया गया। हमें ज्ञात करना है 1 kg का, तो यदि हमें 1 kg का ज्ञात करना है तो बराबर में 9 × 10 की घात 6 है, टेढ़ा टेढ़ा कैसे जा रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई टू डिवाइड में आ जाएगा। मतलब 1 का ज्ञात करना होता है तो यही होता है कि जो भी दिया गया उसमें उनकी संख्या कितनी है उसका भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर हमारे 1 kg बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है, इस घात वाले को काटेंगे नहीं, ध्यान रखना है, बाकी वाले को काट देंगे। 2 को यदि 2 का भाग 9 में दें तो ये आपके होता है 4.5 × 10 की घात 6, ये आपके 1 kg का आ गया। क्योंकि यदि हमें 5 kg और 1.2 का ज्ञात करना है तो पहले तो 1 का ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात कर पाएंगे, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। वैसे तो आपके अंदर एक चैप्टर दिया गया अनुपातिक विधि से, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम एक एक विधि से कर रहे हैं। तो ये आपके 1 किलो का आ गया, आपको ज्ञात करना है 5 kg का। तो अब क्या करोगे, 5 kg के लिए आप क्या करोगे, जो आपके 1 kg का आया है 4.5 × 10 की घात 6, इसको गुणा किससे कर दोगे, 5 से कर दोगे। 10 की घात 6 इनको तो ऐसे ही रखना है, ये आगे वाले से ही गुणा करवाना है ओनली फॉर। तो यहाँ पर हमारे इससे गुणा करते तो 5 पंजे 25 होता है, 25 का 5 हो गया, हासिल का गया हमारे 2, फिर 5 चौके 20, 20 और 2 22। पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, इंटू 10 की घात से, ये हमारे हो गया 5 kg का। इसी प्रकार से आप 1.2 का भी ज्ञात कर सकते हो क्योंकि 1 का दिया गया, 1.2 का ज्ञात करना है तो एक कर ही लेते हैं। तो 1.2 को गुणा करना पड़ेगा आपको 4.5 × 10 की घात 6 से। अरे भाई 1.2 आगे लिखो पीछे लिखो, गुणे में संख्या इधर उधर होती है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुणात्मक तत्समक होता है, सॉरी गुणात्मक का गुणन के अंतर्गत संख्या होती है वो क्रम विधि में होती है। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल का गया हमारे 6, 1200 के 48, 48 और 6 कितने हो गए, 48 और 6 हो गए आपके 54। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट के बाद में एक अंक, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक, 5.4 या 5.40 × 10 की घात 6। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके हम ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे हैं 15वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या फिर आपके टेस्ट हो। तो यहाँ पर लिखा गया कि निम्न समांतर चतुर्भुज के अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अज्ञात कौन है, उनमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ये है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के नियम है, उनको यदि आप समझ लो तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे सकते हो। समांतर चतुर्भुज के नियम ये होते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं समद्विभाजित। बस ये दो तीन और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस इतना आपको याद है, सब कुछ कंप्लीट है। इस पहले वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण जो डी होगा हमारा, पहले हम कोण ये वाई ज्ञात करते हैं, या इसको डी भी लिख सकते हैं। कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा, तो बराबर होगा कोण बी। क्यों, यहाँ पर इसका नियम लिखना पड़ेगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ऐसे नियम लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो कोण डी को तुम कोण वाई बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो कोण वाई है, बराबर कोण बी कितना है, कोण बी आपके 100 डिग्री का है। तो ये आ गया आपके कोण वाई का मान। तो अब उसके बाद में कोण जेड का मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर बार ए है, तो हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यही नियम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये नियम, क्योंकि ये आसन कोण है, और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे आसन कोण। आसन कोण नियम प्रत्येक लिखना पड़ेगा यदि आप कोई पॉइंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर कोण ए तो आपको पता है नहीं, जो आपके हैं कोण जेड है, कोण ए तो है ना, कोण ए तो जेड डिग्री का है, प्लस कोण बी आपके कितने डिग्री का है, ये आपके हैं 100 डिग्री का। तो यहाँ लिख दिया 100 डिग्री बराबर में है 180 डिग्री। पक्षांतरण करो, कोण जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बताइए कोण जेड कितना आएगा, कोण जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब उसके बाद में कोण आपके सी, यहाँ लिखते हैं कोण सी बराबर होगा कोण ए, क्योंकि ये कैसे हैं, सम्मुख कोण है, यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण, कोण सी तो आपके कितना है, एक्स है मेरे ख्याल से, कोण सी है एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण ए आपके कितना है, कोण ए आपके जेड है, या लिखेंगे कोण जेड, कोण ए है वो आपके जेड है। अब कोण एक्स इज इक्वल टू कोण जेड अभी अभी आपने प्राप्त किया था 80 डिग्री का, तो कोण जेड के स्थान पर 80 डिग्री लिख देंगे, तो ये आपके एक्स का मान भी आ गया। तो इस प्रकार से इस नियमों का पालन करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस रहेगा। ये कोण आपके 50 डिग्री का है, तो इसको आपको निकालना है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, 50 माइनस किया तो ये 130 डिग्री हो गया। ये 130 डिग्री है, तो ये भी आपके कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और यहाँ पर ये बाहर वाला कोण पूछा गया है, तो हम यहाँ अंदर वाले को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्स के बराबर रहता है। ये एकांतर कोण है, कोण एक्स और कोण जेड एकांतर है, यानी सीधी रेखाएं जो होती हैं और उसके ऊपर एक आड़ी रेखा गिर जाती है। तो ये दो समांतर रेखाओं पर यदि एक आड़ी रेखा गिरती है तो ये एकांतर कोण होते हैं, एक ही साइड में बनने वाले, एक ही साइड में एक ही दिशा की ओर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो कोण एक्स इज इक्वल टू कोण जेड हो जाएगा। या फिर मान लो कि ये 50 का है, तो ये अंदर वाला कोण आपके 50 का होगा। अब ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अंदर वाला 50 है तो बाहर वाला कितना होगा 130 का होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर मैंने बहुत ही आसान विधि से, धीमी गति से आपको सॉल्व करवाया है। आशा करते हैं कि ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम।